कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कर रहे हो? आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? हेलो। यस सर, आ रही है। लिखना है, क्वेश्चन लिखो। थ्री कैपेसिटर्स three capacitors of capacitance three capacitors of capacitance C1, C2 and C3. Three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 are connected as shown in figure full stop. The potentials of the potentials of the potentials of shown in figure full stop. The potentials of point A, B and C. The potentials of point A, comma B and C are given as V1 comma V1 comma V2 and V3 respectively. V1, V2, V3 respectively. Then find potential of O. Then find potential of point O. कैसे करेंगे इसको? हाँ देखो, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो किरचॉफ्स लॉ होता है। फर्स्ट लॉ इज लूप लॉ एंड सेकंड लॉ इज जंक्शन लॉ। So according to junction law, current at any junction या फिर charge at any junction is zero. Net incoming charge या net outgoing charge अगर देखोगे, net outgoing क्या होता है? Outgoing charge is equal to net incoming charge. At any junction जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, जाएगा। ये पूरा सारा किरचॉफ लॉ डिटेल में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी के लिए क्या है कि ये तुम्हारा जंक्शन, दिस पॉइंट O इज योर जंक्शन। तो इस जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज को क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। टोटल इनकमिंग चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। तो मान लो मैं टेक कि इस ए से ओ की तरफ चार्ज Q1 आया, ए से ओ की तरफ कितना चार्ज आया, Q1। क्योंकि अगर इधर से चार्ज का फ्लो हो रहा होगा ना, तभी ये कैपेसिटर चार्ज होगा।
और कैपेसिटर चार्ज होगा, तो मैंने क्या लिया कि लेट एट गिवन टाइम Q1 इज कमिंग टुवर्ड्स O फ्रॉम A। सिमिलरली हम ले सकते हैं कि B से O की तरफ जा रहा है Q2 चार्ज, B से O की तरफ कितना चार्ज जा रहा है, Q2 चार्ज जा रहा है, और उसी तरीके से C से O की तरफ कितना चार्ज जा रहा है, लेट इट बी Q3। अरे रुक जाओ, बीच में ही समझा रहे हैं, बोल लोगे। हाँ, अब देखो ये जो चार्ज है नेट इनकमिंग चार्ज है, पूरा नेट जो इनकमिंग चार्ज है वो कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इनकमिंग चार्ज एट जंक्शन O कितना है, इट इज Q1 प्लस Q2। मतलब अगर Q इनकमिंग निकालोगे so it will be Q1 plus Q2 plus Q3। नेट आउटगोइंग चार्ज कितना है, नेट अगर आउटगोइंग देखा जाए तो उनसे पूछा जाए तो कितना होगा, 0। इस जंक्शन पे हमने कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं लिया है विच इज शोइंग आउटगोइंग चार्जेस। सारे के चार्जेस क्या हो रहे हैं, उस जंक्शन पे जा रहे हैं, सो कोई चार्ज आउटकमिंग नहीं है, तो इट विल बी 0। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ Q इनकमिंग मस्ट बी इक्वल टू Q आउटगोइंग। सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना होगा, Q3 इट मस्ट बी 0। अब Q1 Q2 Q3 निकलेगा कैसे, तुम्हें अगर इसका चार्ज निकालना है किसी स्टैंड पे, तो इट विल बी व्हाट, Q इक्वल्स टू C1 V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर चार्ज का फ्लो A से O की तरफ हो रहा है तो विच विल बी हायर पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो इफ इट इज टेकन फ्रॉम A टू O, क्या डायरेक्शन होगा, अगर डायरेक्शन ऐसा है तो A विल बी एट हायर पोटेंशियल, BO विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो C1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, C1 will be, yeah, sorry, Q1 will be C1 into V1 माइनस, अगर यहाँ का पोटेंशियल भी लेते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है, इट विल बी दिस वन। Q1 की वैल्यू क्या हो सकती है, C1 into पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है जो हम यूज करते हैं ना, Q इक्वल्स टू CV। यहाँ पे V क्या होता है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, और चार्ज का फ्लो अगर Q1 A से O जा रहा है तो दिस विल बी हायर पोटेंशियल, तो उसमें घटा रहा है। ये टर्म लिखना समझ में आ रहा है। वैसे एक C2 कैन बी रिटन एज, C2 क्या लिख सकते हो तुम लोग बताओगे, C2 कैन बी रिटन एज Q2 चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या, अच्छा उल्टा ये Q2 विल बी C2 इंटू V2 माइनस V। वैसे ही Q3 क्या लिख देंगे, C3 इंटू V3 माइनस V, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। सो जब इसको यहाँ पुट करोगे तो कितना अननोन होगा, एक अननोन होगा, एक अननोन, एक इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यू कैन राइट C1 की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी Q1 की जगह लिखेंगे C1 V1 माइनस V। सिमिलरली Q2 की जगह C2 V2 माइनस V एंड C3 V3 माइनस V। इट शुड बी 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो V की जो वैल्यू होगी, V विल बी हाउ मच, C1 V1 C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C। तो जब भी इस तरीके कुछ क्वेश्चन हो, यू कैन यूज किरचॉफ्स लॉ। हाँ, उस पे परेशान मत हो, कुछ भी ले सकते हो, डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो। लूप लॉ, ये सॉरी जंक्शन लॉ फॉलो करना है। जंक्शन लॉ क्या बोलता है, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर होना चाहिए। वैसे ही इनकमिंग चार्ज और इनकमिंग चार्ज और आउटगोइंग चार्ज बराबर होना चाहिए। अब तुम कुछ भी डायरेक्शन लो, डायरेक्शन के पीछे भागते रहो, क्या मतलब पड़ता। अगर मैं इसको इधर की तरफ लेता उल्टा, तो मैं ऐसे फ्लो करवा देता, तो इनकमिंग लिखता दिस वन, आउटगोइंग लिखता ऐसे, तो ये दोनों बराबर हो जाता। तो यहाँ पे अगर लिखना होता तो मैं माइनस ये सॉरी Q1 लिखता, और अगर Q1 की वैल्यू निकालनी होती तो इस बार इसको किस तरीके से लिखता, V माइनस V1, क्योंकि Q1 का डायरेक्शन मैं अगर ऊपर की तरफ ले रहा हूँ तो फॉर दिस V की वैल्यू ज्यादा होगी V1 से। तो अगर ये चीज यहाँ पुट करोगे फिर वो माइनस आकर के इधर प्लस हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन अपने मन से कुछ भी ले लो, बस लॉ वैलिड होना चाहिए, और लॉ जो एग्जैक्टली बोल रहा है वही अप्लाई कर लो। V1 माइनस V1 माइनस
चलो अब मॉड्यूल करना, अगर नया कुछ मिले तो डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिस स्पीड से चल रहे लग रहा है मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ेगा। लिखना। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाएंगे वो? हमको खाली फिजिक्स के पैसे मिलते हैं। फिजिकल पार्ट पढ़ा सकते हैं यार, बाकी वाला पोर्शन तो बेकार लगता है। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा सकते, कुछ है ही नहीं उसमें, बताना है खाली ये होता है वो होता है ऐसे होता है वैसे होता है। देखो वैसे केमिस्ट्री अगर, जो सबसे डिस्ट्रक्टिव सब्जेक्ट है ना वो केमिस्ट्री है, क्योंकि दुनिया में जितनी तबाही हो रही है वो किसके चलते हो रही है? केमिस्ट्री के चलते हो रही है। लेकिन सब कोई नहीं कर सकता है तबाही, अब केमिस्ट्री में सब कोई नहीं कर सकता है। अगर केमिस्ट्री वाला विजर्ड मिल जाए ना, मतलब केमिस्ट्री का कोई डिस्ट्रक्टिव माइंडेड पर्सन अगर विजर्ड निकल जाता है तो फिर तबाह कर देता है दुनिया को, और कर भी देगा। अगर कोई ऐसा पगला गया ना केमिस्ट्री वाला, तो वो एक छोटे से क्रिस्टल से रूम उड़ा सकता है। इतना छोटा क्रिस्टल लेके आएगा, यहाँ फेंक देगा, सब साफ। और हाँ, तो वो बाद में जाकर जब मॉडर्न फिजिक्स आया ना तो फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स कंबाइन हो गया। पहले जब था ना, जब तक क्लासिक फिजिक्स चल रहा था तब तक केमिस्ट्री अलग चल रहा था और फिजिक्स सेपरेट चल रहा था। लेकिन जैसे ही मॉडर्न फिजिक्स आया फिर दोनों कंबाइन हो गया। तभी तो हमको मेहनत करना पड़ता है यार, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, नहीं तो खाली क्लासिक पढ़ाना रहता तो फिर मैकेनिक से काम चल जाता। न्यूटन न्यूटन जितना बताए थे उससे बता करके निकल लेते, हल्का फुल्का मैथ लगता। नहीं तो अभी क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने जाओ तो कुछ कुछ वर्ड आ जाता है, तो फिर केमिस्ट्री का बुक खोल के देखना पड़ता है। ये भी अगर मान लो पूछ देगा तो ऐसे थोड़े बोलेंगे जाओ केमिस्ट्री सर से पूछ लेना, हमें को बताना पड़ेगा। लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट हेडिंग लिखना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो इसमें पॉइंट वन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge, rate of flow of charge through a conductor, through a conductor, through a conductor is known as, is known as, is known as electric current, is known as electric current। लिखना नेक्स्ट पॉइंट में एवरेज करंट। एवरेज करंट नहीं, पॉइंट वाइज लिखना। ये पॉइंट वन था, पॉइंट टू में लिखना एवरेज करंट। एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। जैसे अगर ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, अगर तुम इस क्रॉस सेक्शन पे बैठ गया, इस क्रॉस सेक्शन पे बैठा हुआ डेल्टा टी टाइम के लिए, दिस इज योर कंडक्टर, यहाँ पे कितना टाइम के लिए तुमने बैठा? डेल्टा टी टाइम के लिए तुम बैठे, और यू इफ यू वर सीइंग दैट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये तुम्हारा एक क्रॉस सेक्शन है। अगर इस साइड से दूसरे साइड डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज जंप कर गया? डेल्टा क्यू। तो इन दैट केस वी विल डिफाइन एवरेज करंट। और एवरेज करंट क्या होता है? टोटल चार्ज क्रॉसिंग अ गिवन जंक्शन इन अ गिवन टाइम। ये टोटल चार्ज क्रॉसिंग a given cross section, total charge crossing a given cross section divided by total
टाइम टेकन। तो एवरेज करंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से ब्रैकेट से, ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है? एवरेज करंट का। तो इट विल बी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट में क्या हो जाएगा, ये जो टाइम है ये क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये जो डेल्टा टी है ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब आई जो होगा इट विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो इसी टर्म को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, दिस होल टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी क्यू बाई डी टी। और इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि जो तुमने टाइम गैप था, जो इंटरवल था, उसको क्या कर दिया, if interval is reduced to a very small value which is tending to zero, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय dq by dt। इसमें लिखना नीचे, पॉइंट नहीं होगा, इसी के नीचे लिखना if charge q if charge q if charge q passes a cross section, charge q passes a cross section in time t, then current is given as q by t। ठीक है, अगर किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग ऑन ए गिवन क्रॉस सेक्शन, और तुमने क्या देखा, टी टाइम के लिए तुम बैठ रहे हो, चार्ज कितना फ्लो हुआ, क्यू फ्लो हुआ, तो करंट क्या डिफाइन करोगे, करंट विल बी टोटल चार्ज पासिंग द क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, सो दिस विल बी योर चार्ज। सो अगर देखो क्यू वेरिएबल भी हो सकता है, क्यू अगर टाइम का फंक्शन है तो तुमसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछ सकता है और एवरेज करंट पूछ सकता है। इफ क्यू इज फंक्शन ऑफ टाइम, की जैसे एक क्रॉस सेक्शन पे बैठ रहे हो, और इफ क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट या फिर व्हाट इज एवरेज करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट यहां से निकल जाएगा, एवरेज करंट पिछले वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। सेम जो हम वेलोसिटी में कैलकुलेट करते थे ना, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी की तरह इधर भी होता है। तो उधर एस का फंक्शन होता था, इधर किसका फंक्शन देगा, चार्ज का फंक्शन देगा, क्यू का फंक्शन देगा। और अगर सिंपल फॉर्म में तुमको डायरेक्टली डिस्टेंस दे दिया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी डायरेक्टली आ जाती थी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम इज दिस मच, तो तुम क्या करते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही चीज ऐसा हो गया। अगर टोटल चार्ज डायरेक्टली दे दिया और वो फ्लो हो रहा है गिवन टाइम में, तो सिंपली क्यू बाई टी कर देंगे। एक्चुअली में इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि टाइम जीरो पे जब स्टार्ट करा तो चार्ज कितना था, जीरो फ्लो हुआ था। टाइम टी जब दे दिया तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो गया, क्यू। तो Q माइनस जीरो डिवाइडेड बाई, यही सेम चीज है जो पहले हमने पढ़ा था। तो उसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, यूनिट क्या होगा इसका। हाँ, जो करंट है वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट इज व्हाट, वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने देखा था कि जो एम्पियर होता है वो और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, और बाकी के जो 6 बचेंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो लिखना SI unit of SI unit of SI unit of current is ampere, unit of current is ampere। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका ए ही होगा। अब इसको मत कंपेयर कर लेना सर क्यूटी से, इसका डायमेंशन क्या है, ए ही है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका खुद का अपना सिंबल है। नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो, इफ n electrons, if small n, if n electrons passes across section, if n electrons passes across section
in t time, if n electron passes across section in t time, then current is given as करंट है क्या q by t। ठीक है, तो अगर तुम किसी जंक्शन पे बैठे हुए हो, यहां से इस साइड से जंप कर रहा है कितना, कौन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, लेकिन तुम कितने देर के लिए बैठे, टी टाइम के लिए बैठे, तो तुम्हें पता चला कि कितना इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, n इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो टोटल चार्ज कितना होगा q into, तो करंट विल बी q डिवाइडेड बाई t, और q कितना है n into e डिवाइडेड बाई t। अभी डायरेक्शन का बात नहीं करें कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनली डायरेक्शन जो मिला था करंट का, कन्वेंशनली जो डिफाइन किया गया था, इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फिर बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है, मूव कौन करता है, नेगेटिव चार्ज करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो फिर उसको चेंज नहीं करा गया, डेफिनेशन वही रह गया जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है कि करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लिखना है क्वेश्चन, लिखना, if an electron is revolving around, if an electron is revolving around a circular path, if an electron is revolving around a circular path with a frequency f, around a circular path with a frequency f, then find equivalent current, produced due to motion of the electron, equivalent current produced due to motion of electron। बाकी लोग करो, ऐसा कुछ है कि एक इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गोल गोल, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की क्या दी हुई है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे करके रखा है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। फ्रीक्वेंसी एफ कहने का क्या मतलब है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, एफ चक्कर लगेगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ, सो इन 1 सेकंड इट विल हैव अ, ये जो पूरा ये घूमेगा, इस पे कितना बार घूम जाएगा, एक बार घूम के जाएगा। तो मान लो अगर तुम इस क्रॉस सेक्शन पे बैठ रहे हो फॉर 1 सेकंड, t इक्वल्स टू 1 सेकंड के लिए अगर तुम बैठे तो तुम्हें क्या दिखेगा, इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड कितना बार जंप करेगा, f टाइम्स जंप करेगा, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकंड के लिए। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ही क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो अगर तुम इस क्रॉस सेक्शन पे 1 सेकंड के लिए बैठोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ कितना बार, f टाइम्स। हरी बात समझ में, जो किसके इक्विवेलेंट है, विच इज इक्विवेलेंट टू q इज इक्वल टू f इंटू e। मतलब अगर चार्ज की बात करोगे कि इस 1 सेकंड में इधर इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन में इस साइड से दूसरे साइड कितना चार्ज गया, तो कितना चार्ज जाएगा, 1 सेकंड तुम बैठा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कितनी बार जंप कर गया, f टाइम जंप कर गया। तो उतने देर में अगर इक्विवेलेंट चार्ज देखोगे, इक्विवेलेंट चार्ज फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2 कितना जंप कर गया, तो इट विल बी f into e, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, e कितना बार जंप करा, f टाइम्स, सो f into e। और करंट क्या होता है, करंट होता है q by t। q क्या है तुम्हारा, f into e, टाइम तुमने कितना लिया हुआ, 1 सेकंड,
सो करंट जो होगा इट विल बी सिंपली एफ इंटू ई। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? एक और लिख लो इसी के बेसिस पे एग्जैक्टली। एन हाइड्रोजन एटम, एन हाइड्रोजन एटम in hydrogen atom, sorry, in hydrogen atom, in hydrogen atom the electron moves, the electron moves in an orbit, the electron moves in an orbit, the electron moves in an orbit of radius 5 into 10 raised to power minus 11. Electron moves in an orbit of radius 5 into 10 raised to power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second, with a speed of 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second, then find equivalent current, सिमिलर क्वेश्चन है इसी की तरह, लेकिन जो गिवन डेटा है वो अलग है। पाई को पाई रखने दो। क्या मल्टीप्लीकेशन में? अरे भाई 2.2 का ही रखा हुआ है ना, 2.2 का ही आंसर क्वेश्चन में है, मतलब डेटा। तो यार दिमाग लगना होता है कि पाई को 3.14 नहीं रखेंगे, 22/7 रखेंगे तो 22 कट जाएगा। कितना? ठीक है, -7 आ रहा है, एक बार चेक करो, कुछ गलती करोगे। सबका अलग अलग आ रहा है, पता ही नहीं क्या कैलकुलेशन करते हैं, कोई -15, कोई -4। सर 10⁻³ होगा? -3 समथिंग, हाँ। हाँ उसके पहले 1.12 है, 1.12 इंटू 10⁻³ रेडियस कितना था यार बताओ? 5 इंटू 10⁻⁻11, 5 इंटू 10⁻⁻11। देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ना, तो हमारे पास अभी जस्ट एक फॉर्मूला निकाले कि करंट कितना हो जाएगा, करंट आई विल बी एफ इंटू ई। जब भी करंट एक गोल गोल पाथ पे घूम रहा होगा तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बस अगर करंट चाहिए तुमको इक्विवेलेंट करंट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ इंटू ई। यानी तुमको यहाँ पे कैलकुलेट क्या बस करना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है, बोलो,
फॉर्मूला भी तुम लोग को याद नहीं है यार। ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ लिखते हैं ना। और यहाँ पे तुम्हें ओमेगा नहीं बताया, वेलोसिटी दे दिया है, v दे दिया है, और साथ ही साथ इसका रेडियस दे दिया है। given radius is given, so omega will be what, v by r, so 2 pi f इसके बराबर होगा, so f will be how much, f will be v by 2 pi r, ये वैल्यू यहाँ उठा करके पुट कर दो, so I कितना हो जाएगा, so I will be v by 2 pi r into e की वैल्यू कितनी होती है, पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, वैसा ही नहीं कि इसमें भी बैठ जाओगे सर नहीं होगा मेरे से, हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन। v कितना दिया हुआ, 2.2, हाँ 2.2 इंटू 10⁻⁶। e की जगह क्या रखोगे, डिवाइडेड बाई 22/7, क्योंकि मैंने बोला है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। हाँ तो 2.2 देने का क्यों मतलब है, कुछ और क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि वो चाहता है पाई की वैल्यू कितना पुट करे, पाई की वैल्यू, सो 2 इंटू आर कितना दिया हुआ, 5 इंटू 10⁻⁻11। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे 10⁻⁻8 बचेगा, होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻⁻2 बचेगा, तो पावर वाला काम सॉर्टेड हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसको 10 बार में काटेगा, काट रहा है ना 10 बार में। तो इधर देखो ये 10 है और यहाँ से एक और 10 आ रहा है ना, ये 10 है, यहाँ से एक और 10 आ रहा है, तो 1.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 होगा। 1.6 ऊपर बच गया, तो 1.6 और ये जो 7 नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे 100 है, और पावर इधर कितना है 10⁻⁻2। और अब 16 का पहाड़ा आता है तुम लोग को, 16 का पहाड़ा आता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि 16 का पहाड़ा नहीं आता है कि 16 इंटू 7 नहीं कर सकोगे। सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 1.12 मिली एम्पियर। देखो इतना आसान है। अच्छा ठीक है, तो 11 वैसे कभी जब पॉइंट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट पुट कर रहे हैं वो क्या पुट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं पड़े हो क्या, ये पॉइंट कहाँ पुट करते हैं, एक यूनिट के, ये एक नंबर के बाद। हो गया, चलो सर्कल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था हो गया। एक और लिख लो, लिखना, चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू, charge is flowing through, charge is flowing through a cross section of a conductor, charge is flowing through a cross section of a conductor as cross section of a conductor as q equals to 1.5 t square plus t 1.5 t square plus t, then find 1 में लिखना, then find average current for first 2 seconds, t 2 लिख दो, इंस्टेंटेनियस करंट at t equals to 2 seconds। दोनों कौन सा वाले का, 4 और 8 आ रहा है, 2 सेकेंड पे कितना आ रहा है तुम्हारा, कैसे आएगा, 8 तो आएगा ही नहीं है।
6 भी गलत है, 6 आएगा इंस्टेंटेनियस। सबका अलग अलग आ रहा है भाई, इतना आसान सवाल, अब इसमें क्या ही करेंगे। 6 7 8 9 10 सभी बोल दो, कोई ना कोई तो मैच ही कर जाएगा। स्टार्ट हुए 4 से और चले गए कहां तक, 8 तक, बीच में कुछ ना कुछ तो होगा ही। 7 आ रहा है ना। सर इंटेंस्टेनियस वो 7 आएगा। हाँ इंस्टेंटेनियस 7 आएगा। एवरेज के साथ क्या तुम क्या कर रहे हो बताओ। अरे भैया टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 0 हो जाएगा। बट टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है। हाँ तो अपने मन से टी 1 को होता खा जा है। रहे हो, टी पसंद नहीं है क्या। चलो देखो, पहला वाला अगर करोगे, पहले वाले का मतलब तुमसे पूछ रहा है एवरेज करंट। एवरेज करंट होता क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। टाइम इंटरवल दे दिया कि पहले 2 सेकंड में करना है। पहले 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि T1 जो होगा 0, T2 कितना होगा 2 सेकंड, यही है ना। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 सेकंड पे खत्म कर रहे हैं, इसलिए तुमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज करंट फॉर फर्स्ट 2 सेकंड। अगर टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, अरे यहाँ 0 पुट करोगे तो Q1 की वैल्यू, और अगर 2 पुट करोगे तो Q2 की वैल्यू, यहाँ पुट करोगे 6 आएगा, यहाँ 2 पुट करोगे 6 आएगा। नशा वसा कर लियो क्या सबको, क्या देख लियो सवेरे सवेरे। हाँ पुट करोगे तो अब क्या करना है, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना आएगा 4 एम्पियर, ये एवरेज है। क्या दिखाएंगे पुष्पा, दिखाएंगे, टेंशन मत लो, खत्म तो होने दो पहले, सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे। कौन सी मूवी, पुष्पा नहीं होल्ड होगा यार, फिर पुष्पा 2 देख लेना डायरेक्ट। और अब इंस्टेंटेनियस वाले में क्या करना पड़ता है, इंस्टेंटेनियस होता है डी क्यू बाई डी टी। मतलब तुमसे पहले डिफरेंशिएशन करवाना चाहता है, डिफरेंशिएशन कर पाओगे उसका, 2 बाहर जाएगा तो वो हो जाएगा 3t, और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा t के रेस्पेक्ट में। और तुमसे पूछ रहा है कब, t इक्वल्स टू 2 पे, क्योंकि ये भी देखो वेरी कर रहा है ना, फंक्शन किसका है, टाइम का फंक्शन है, वेरी करेगा तो पुट करोगे 3 इंटू टी 2 प्लस 1 कितना आएगा ये 7 एम्पियर। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। लिखना पॉइंट वाइज लिखोगे, पॉइंट नंबर 1 लिखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is a vector quantity whose direction in the direction of current, direction is in the direction of current, is in the direction of current, and its magnitude, and its magnitude at a given point, and its magnitude at a given point is equal to is equal to is equal to current at a given cross section, is equal to current at a given cross section, current at a given cross section divided by divided by
component of area vector, component of area vector which is parallel to, component of area vector which is parallel to, direction of current, which is parallel to direction of current. ठीक है, अब देखो इसमें समझना क्या कर रहे हैं। ये दूसरा केस है जहां पे हम एरिया को कैसे कंसीडर करते हैं, वेक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक बार कहा करे थे एरिया को गॉस लॉ में, गॉस लॉ में हमने एरिया को क्या कंसीडर करता, वेक्टर कंसीडर करा था। ये दूसरा जगह है जहाँ पे मतलब तुम्हारे सिलेबस में ये दूसरा बार ऐसा होगा कि एरिया को अगेन हम क्या कंसीडर करेंगे, वेक्टर कंसीडर करेंगे, क्योंकि जे जो तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लो अगर ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है या इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो किसी भी जगह पे तुमको क्या चाहिए, किसी भी जगह पे अगर करंट डेंसिटी चाहिए, मान लो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का दिया, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, इसकी वैल्यू कितनी है, ए है, और ये क्रॉस सेक्शन जो है, जैसे ये करंट का डायरेक्शन है आई और ये क्रॉस सेक्शन है, हमें इस क्रॉस सेक्शन के उस कंपोनेंट से मतलब है जो क्या है, इस करंट के डायरेक्शन में पैरेलल है, इस करंट के डायरेक्शन से पैरेलल है, या फिर हमें एरिया के उस प्लेन से मतलब है जो इस पे परपेंडिकुलर है। एरिया का प्लेन और एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल होते हैं। एरिया का प्लेन और एरिया का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इसको रिजॉल्व करोगे, मान लो ये एंगल दिया हुआ है थीटा, अगर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले सोचो एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, यह है तुम्हारा एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, एक ये। और अब यहाँ पे बात करोगे, ये जो तुम्हारा एंगल है, ये एंगल हमने कितना लिया हुआ, थीटा लिया हुआ है। तो एक काम कर लो, एरिया वेक्टर का एंगल ले लो करंट से, ये करंट का डायरेक्शन है, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, ए कॉस थीटा। अगर ये थीटा है, थीटा मतलब करंट के डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन ये है, तो उस डायरेक्शन से एरिया कितने का एंगल बना रहा है उसको हमने क्या लिया हुआ है, थीटा। तो अगर ये ए कॉस थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना डेंसिटी का, मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसका, करंट डेंसिटी का, तो इट विल बी करंट एट द गिवन क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एरिया व्हिच इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू करंट। तो इन दोनों में से अगर देखोगे तो कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है, ए कॉस थीटा, तो इट विल बी सिंपली ए कॉस थीटा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। और इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर तुमको याद होगा तो, अगर आई हम लिखना चाहे तो इट कैन बी रिटन एज जे इंटू ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं। और चूंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो जो डेफिनेशन है ना, एक्चुअली वो याद करके रखना है। डेफिनेशन क्या है, करंट एट अ गिवन जंक्शन, करंट एट अ गिवन क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एरिया व्हिच इज पैरेलल टू व्हाट, which is parallel to the current। तो इस एरिया, और कंफ्यूज मत होना है, जब भी एरिया का डायरेक्शन लेते हैं एरिया पे परपेंडिकुलर लेते हैं। जो भी एरिया का डायरेक्शन है वो एरिया पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये सेम चीज गॉस लॉ में पढ़ चुके हैं। सो ए कॉस थीटा विल बी द कंपोनेंट व्हिच इज पैरेलल टू द करंट, सो जे विल बी आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, आई कैन बी रिटन एज जे डॉट ए वेक्टर। सो या जे वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, आई इज योर स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। और ये तब यूज करेंगे व्हेन, ये कब यूज करना होता है, जब सारी चीजें कांस्टेंट। या इतना लिख लो फिर आगे देखेंगे। हो गया।
डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना। अगर ये टिल्टेड नहीं होता, इस तरीके से होता, तो ये कंपोनेंट गायब होता सिंपली। अगर ऐसा सीधा रखा हुआ है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और एक और जीरो कितना, और एक और जीरो ए के बराबर होगा, तो सिंपली ये वाला पूरा टर्म चला जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये हमेशा यूज नहीं कर सकते, ये तभी यूज करेंगे व्हेन जे इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन, ऑन द गिवन क्रॉस सेक्शन। अगर गिवन क्रॉस सेक्शन पे जे हर जगह पे कांस्टेंट है तो तुम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, करंट कैन बी कैलकुलेटेड जे डॉट ए वेक्टर से। बट अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इफ जे इज नॉट कांस्टेंट, अगर वेरी कर रहा है, देन करंट थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन, current through given cross section, if J is not constant, current through given cross section is given as इस केस में क्या करना होगा, I जो होगा it will be simply integration of J vector dot TA vector, ये करना पड़ेगा। समझा दे रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे ये तुमने क्रॉस सेक्शन लिया, तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ का करंट डेंसिटी, यहाँ का करंट डेंसिटी, यहाँ का, सब जगह का जो करंट डेंसिटी हो क्या है, अलग अलग है। और तुम्हें पता करना है कि मान लो यहाँ पे करंट डेंसिटी, यहाँ पे करंट डेंसिटी अलग अलग है, तुमसे पूछ रहा है बताओ नेट करंट पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करोगे, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काट लेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है, डी। इस पॉइंट पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काट लेंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, डीए होगी। अगर इस पॉइंट का करंट डेंसिटी दिया हुआ है तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट कैन बी गिवन एज जे वेक्टर डॉट डीए। सारी बात समझ में, इस छोटा सा क्रॉस सेक्शन जो तुमने डीए काटा है, यहां से पास होने वाला जो करंट होगा इट विल बी डी आई एंड इट विल बी जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, ऐसे क्या है तुम्हारे पास, बहुत सारे एलिमेंट है, तो टोटल करंट विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और डी आई की वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ। ठीक है, लिखना नोट में, करंट डेंसिटी, करंट इलेक्ट्रिक करंट इज electric current is also called flux of current density, also called flux of current density। फ्लक्स वाला कंसेप्ट याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है, ई डॉट टी एस, और एस तुम्हारा क्या था, एरिया था। ठीक है, तो एरिया भी ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट डी ए डॉट डी एस सेम चीज है, कंफ्यूज मत हो जाए सर ए को, ये एस को ए क्यों कर दी, ये एरिया ही था ना। तो ऐसे ही अगर कंपेयर करोगे तो करंट जस्ट हमने जो कैलकुलेट करा वो क्या है, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। तो अगर कंपेयर करोगे इन दोनों को, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते आया। वैसे ही यहाँ पे ये जो करंट है, इस करंट को क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स बोल सकते हैं, लेकिन किसका, इट विल बी फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर है, सो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी आल्सो नोन एज व्हाट, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। और यहाँ पे अगर कंडक्टर बोल रहे हैं तो विल ओनली डील विथ मेटालिक कंडक्टर, क्योंकि सेमी कंडक्टर हम पढ़ चुके हैं, वहां पे क्या मैकेनिज्म होता है,
वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो लिखना है इसमें इन अ मेटालिक कंडक्टर, इन अ मेटालिक कंडक्टर, metallic conductor, current is due to, current is due to, current is due to motion of free electrons, motion of free electrons inside, motion of free electrons inside the conductor, inside the conductor in a particular direction, in a particular direction, in a particular direction, full stop. To achieve this, to achieve this, to achieve this, क्या लिख रहे हो? To achieve this, an electric field, to achieve this, an electric field is generated, to achieve this, an electric field is generated inside the conductor, generated inside the conductor which cause electrons to drift, which cause electrons to drift in the direction opposite to, in the direction opposite to electric field, in the direction opposite to electric field, electric field which gives rise to current, which gives rise to current, या which produce current. ठीक है, अब देखो यहां तक पहले समझ लो क्या हो रहा है। कोई भी कंडक्टर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मेटालिक कंडक्टर है, मान लो एक हमने मेटालिक कंडक्टर लिया, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मस्त अपना घूम रहे होंगे। अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं है तो इस पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, किधर भी मूव कर सकता है, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जो भी मोशन होगा वो होगा थर्मल इफेक्ट के चलते। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो फ्री मॉलिक्यूल्स है एयर में वो क्या करता है, मूव करता है, और मूव क्यों करता है, टेम्परेचर के चलते। उसके पास टेम्परेचर के चलते काइनेटिक एनर्जी आती है और उस काइनेटिक एनर्जी को वो यूज करके मूव करता है। वैसे ही सेम चीज इधर भी होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड में किसी भी कंडक्टर के, तो थर्मल इफेक्ट के चलते इनका मोशन हो रहा होगा इसके अंदर। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो मूव कर होगा U1 से, ये मूव कर सकता है U2 से, ये मूव कर सकता है U3 से। लेकिन ये जो मोशन है ना, जो थर्मल इफेक्ट के चलते आया, उसका डायरेक्शन रैंडम होता है, कहीं भी मूव कर सकता है कोई भी, क्योंकि हर एक डायरेक्शन पॉसिबल है, हर एक डायरेक्शन का जो आउटकम है वो इक्विवेलेंट है। तो थर्मल इफेक्ट के चलते जो भी मोशन होगा वो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट प्रोड्यूस करने के लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने चाहिए, एक गिवन डायरेक्शन में, एक गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ से थर्मल इफेक्ट के चलते वेलोसिटी जो आ रही होगी उसको ऐड करोगे U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इट विल गिव यार अप टू UN, ये दे देगा तुमको 0। अगर एवरेज निकालोगे इसका तो ये कितना जाएगा, U एवरेज हो जाएगा 0। ये सारे जो वेलोसिटी है किसके चलते आ रहा है, थर्मल इफेक्ट के चलते आ रहा है। तो जब इसको ऐड करोगे किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठ करके, मान लो इस क्रॉस सेक्शन पे बैठ गया और इस क्रॉस सेक्शन से तुमने देखा क्या कि n इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, और उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो इस गिवन क्रॉस सेक्शन से वो सम होकर के कितना हो जाएगा, 0। और अगर सारे सम होकर के 0 हो गया थर्मल इफेक्ट के चलते, तो इसके चलते करंट प्रोड्यूस होगा नहीं आएगा, करंट नहीं होगा। ऐसा थोड़े होता है कि रॉड रखा हुआ है हवा में जाकर के छू दिए करंट लग गया, नहीं होता है ना। आजकल फील, आज तक कभी फील करे वैसे, वो जो लगा हुआ है उसको छुए जाकर के करंट लग गया, नहीं हुआ ना। तो नॉर्मल कंडीशन में जब तक अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा, करंट नहीं आएगा। और अगर इसको कन्फाइन करना चाहते हो
तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगाओगे? उंगली हाथ डाल के इसे खींच दो, फोर्स लग गया। वो तो कर नहीं सकते हैं, कर सकते हो क्या? कोई जादूगर फ्लैश व्लैश कोई है यहाँ पे? नहीं है ना। हाँ, तो फ्लैश नहीं हो तो फिर इसको मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा अंदर में, क्योंकि बाहर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे तो जो फ्लक्स होगा वो यहाँ से पास नहीं करेगा। कोई सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे अगर एक चार्ज रखते, बहुत ही बड़ा चार्ज क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसके चलते इनका मोशन होने लगेगा। इनका मोशन नहीं होगा, क्योंकि ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, 0 हो जाए। अभी जस्ट इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ के आए हैं कि अगर बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, उसमें कोई भी कंडक्टर रखोगे तो वहां से फ्लक्स क्या हो जाता है? गैप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना होता है? 0। तो बाहर से चार्ज रख करके वो तुम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं करवा सकते। तो क्या करना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करना है तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। क्या करेंगे? ये जो दोनों एंड है, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। मतलब अगर यहाँ मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस के चलते अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। किधर की तरफ? गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा भागेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर मान लो V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 से V2 क्या है? बड़ा है, तो सबसे पहले ये बताओ कि डायरेक्शन क्या होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का? इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ, तो अगर डायरेक्शन देखोगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, बाकी सारी चीजों को हटा दे रहे हैं, इसके अंदर जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। इसके इनसाइड में अगर V1 इज ग्रेटर देन V2, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो ये डायरेक्शन होगा अंदर में। अब जो भी इलेक्ट्रॉन मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, वो किधर भागेगा? इधर की तरफ। जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखा गया हो वो किधर भागना शुरू कर देगा? इधर की तरफ, क्योंकि अब उस पर फोर्स लगने लगा। जो फोर्स लग रहा है उसको लेकर के वो इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और जब एक्सेलरेट करेगा तो डायरेक्शन देख लो, इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ हो रहा है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जो पहले इस तरीके से डिफाइन किया गया था, जो पॉजिटिव चार्ज है उनका मोशन हो रहा है कहाँ से? हायर से लोअर की तरफ। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कंडक्टर केस में, क्योंकि जब करंट पता चला था ना, तो उस टाइम हमें चार्जेस के बारे में नहीं पता थे, बस 2 चार्ज पता था कि पॉजिटिव नेचर होता है चार्ज का और नेगेटिव चार्ज नेचर होता है। कौन चार्ज मूव करता है और कौन चार्ज स्टेबल ये फिक्स रहता है वो हमें नहीं पता था। तो बस पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे डिफाइन कर दिया गया कि इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट एक्चुअली में इनसाइड में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ये होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। और इस ड्रिफ्टिंग के चलते अब किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठोगे तो एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अब किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठ जाओगे तो क्या होगा? इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो होगा 0 नहीं होगा, इट विल बी नॉन जीरो, और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखवा दिए हुए। नेक्स्ट जो नहीं लिखवा है वो क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी लिखोगे टू प्रोड्यूस, नहीं अभी नहीं करना, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, to produce electric field inside a conductor, electric field inside a conductor, we need to apply potential difference, we need to apply potential difference, we need to apply potential difference across ends of the conductor, across ends of the conductor. एक डायग्राम बना रहे हैं, अच्छा सा वो बना लेना। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे। बस कंसेप्ट ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे ही मूव करते होंगे। तो मान लो ये V1 है, यहाँ पे तुमने क्या अप्लाई करा? V2, और अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा? ये। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा,
ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में, या फिर जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ मूव करेगा। इस तरीके का मोशन होगा, जिसके चलते जो करंट आएगा, करंट आई का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी फ्रॉम हायर टू लोअर। करंट आई का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रॉन जो चल रहा होता है उल्टा चल रहा होता है। बस यही सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना, पिछले वाला नहीं करना। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसका डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन अगर कैलकुलेशन करने के बाद तुम खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। मान लो इनिशियली जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करा था और n इलेक्ट्रॉन को बैठ करके हम देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन पे बैठे और हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? n इलेक्ट्रॉन पे हमने अपना ऑब्जर्वेशन बिठाया, तो पता चला कि जो थर्मल स्पीड है उसका एवरेज कितना आ रहा है? 0 हो रहा है। जो भी थर्मल स्पीड है, लेट, तो यहाँ पे समझते हैं, लेट Q1, Q2 up to Qn is thermal speeds of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n इलेक्ट्रॉन को बैठ के देख रहे हैं और सारे इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या डिफाइन कर दिया? थर्मल स्पीड जो है वो कितना है, या थर्मल वेलोसिटी लिख लो, क्योंकि डायरेक्शन लिखा हुआ है तो इट विल बी थर्मल वेलोसिटी। ये तुमको कब दिखेगा? ये थर्मल वेलोसिटी तब दिखेगा जब तुमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करा हुआ है। इसका जो एवरेज होता है, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज, एवरेज जो होता है, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज 0। अगर केटीजी याद होगा तो केटीजी के केस में भी हम क्या बोल रहे थे? एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल 0 आता था, ठीक है। क्योंकि उसी अगर 0 हो जाता फिर हम क्या कैलकुलेट करते थे? मीन स्पीड निकालते थे, आरएमएस स्पीड निकालते थे। सेम कंसेप्ट अंदर भी चल रहा है कंडक्टर के, कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Qn डिवाइडेड बाई n विल बी व्हाट? 0। इसी को एवरेज बोलते हैं। सम ऑफ ऑल स्पीड्स डिवाइडेड बाई n क्या देगा तुमको? एवरेज स्पीड जो कि 0, और ये किसके चलते हैं? थर्मल वेलोसिटी है। हो गया। अब समझते हैं व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। इज अप्लाइड, जब तुमने क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? एक्सेलरेट करने लगेगा। और एक्सेलरेशन के केस में तुमको याद होगा, देन v1 जो होगा इट विल बी u1 प्लस a इंटू τ1। ये इनिशियल वेलोसिटी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे हम बैठ गए, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में देख रहे हैं, तो इनिशियली जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करा हुआ था तो इसका स्पीड कितना था? u1 था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को बैठ के देख रहे हैं, इसका स्पीड कितना था? u1। जैसे ही हमने क्या करा? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के चलते क्या हुआ? इस पे फोर्स लगने लगा, और उस फोर्स के चलते क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन, और ये τ1 जो होता है ना, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये τ1 क्या होगा तुम्हारा? रिलैक्सेशन टाइम होगा। इस τ1 को रिलैक्सेशन टाइम इसलिए बोलना है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट हो गया और दूसरे एंड तक पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब चलता है तो क्या होता है? टकराते हुए चलता है, कोलिजन करते हुए चलता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से। तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो जो तुम्हारा किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को बैठ के देखोगे तो उसका जो स्पीड इनिशियली u1 था, एक्सेलरेशन अप्लाई करने के चलते v1 हो जाएगा कितने टाइम के बाद? t1 टाइम के बाद। वैसे ही अगर v2 को देखोगे, v2 के लिए क्या होगा? प्लस a
इनटू टाउ टू। ये सबके लिए सेम होगा या अलग अलग होगा? एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा, क्यों? क्योंकि मास सबका सेम है और जो फोर्स लग रहा है सब पे वो भी क्या लग रहा है? सेम ही लग रहा है। सो एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। वैसे ही अगर वी एन निकालोगे, वी एन विल बी हाउ मच? यू एन प्लस ए वेक्टर इंटू टाउ एन। हो गया? अब तुमसे पूछा जाए कि इसका एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो नॉन जीरो होगा। अब तुम्हें बोला जाए एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी यानी वी एवरेज, वी एवरेज का मतलब क्या है? v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय n। ये तुम्हारा अब एवरेज वेलोसिटी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद द एवरेज वेलोसिटी विल बी गिवन एज v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको तुम देख रहे हो। अब देखो हर इलेक्ट्रॉन के केस में ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा? ये सारे जो कंपोनेंट है ये कितने हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि ये सब वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना, ये सारा वैल्यू यहाँ उठा करके पुट करोगे। सो u1 u2 u3 u4 अप टू un कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जस्ट हमने अभी देखा है। सो बचेगा क्या तुम्हारे पास? बचेगा तुम्हारे पास अल्फा, अल्फा या फिर ए है वो, अल्फा नहीं है, एंड टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री एंड सो ऑन अप टू टाउ एन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो एवरेज वेलोसिटी आया है, इस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। सो या सो लिखने से बढ़िया एंड दिस vd is known as drift velocity। ये vd क्या है तुम्हारा? drift velocity, यानी drift velocity is average velocity of electrons when potential difference is applied। जब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इस पूरे टर्म को एक सिंगल टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये सबका सम करोगे ना, सम डिवाइडेड बाय n, इसको क्या बोलेंगे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो vd कैन बी गिवन एज, vd क्या होगा तुम्हारा? a इंटू टाउ, और यहाँ जो टाउ है दिस इज व्हाट? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। Tau is average relaxation time, where tau is average relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम का भी डेफिनेशन लिखवा देंगे, पहले भी एक बार लिखवा चुके हैं। और ए क्या है तुम्हारा? ए जो यहाँ होगा ए वेक्टर, इट विल बी ई इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स लगेगा हर एक इलेक्ट्रॉन पे, और ये क्या होगा तुम्हारा? मास। सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू यहाँ पुट करोगे, so vd can be given as vd vector is equal to minus of e into e divided by m into tau। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्रिफ्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी ड्रिफ्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? अपोजिट में। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम एम ई। और रिलैक्सेशन टाइम ई और एम जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी है। रिलैक्सेशन टाइम टाउ ई और एम जो है ये क्या है?
ये तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ये क्या एक तरीके से कांस्टेंट है किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए। जो टाउ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ई कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ई चेंज होगा नहीं, मास चेंज होगा नहीं। चेंज यहाँ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हो वो चेंज हो सकता है, क्योंकि दैट विल डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, हो गया। तो लिखना इसमें जो जो टर्म आ रहे हैं वो लिख लो। रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन फिर से लिखवा दे, लिख लो उसमें। रिलैक्सेशन टाइम का लिख के उसके नीचे डेफिनेशन लिख देना। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट property of material, it is temperature dependent property of material of conductor, property of material of conductor, it is temperature dependent property of material of conductor। तो मटेरियल का प्रॉपर्टी यानी कॉपर आयरन के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। इफ इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी तो कॉपर के लिए अलग होगा और आयरन के लिए अलग होगा, अल्युमिनियम के लिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे थर्ड, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा फॉर द गिवन कंडक्टर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा तो आगे हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट, करंट, तो करंट भी घट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, रिलैक्सेशन टाइम, द ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज, the order of relaxation time is 10 raised to power minus 14 सेकेंड। जो भी रिलैक्सेशन टाइम है उसका ऑर्डर क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। ठीक है, अब ये ऑर्डर तुमको पता चल गया ना, तो तुम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका ऑर्डर कितना होगा। आ रही बात समझ में, तो नोट में लिखेंगे। टेम्परेचर का क्या बोले, क्या क्या बोल रहे हो, बताया तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अगर कोलिजन बढ़ गया तो जो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन गया जल्दी से टकरा गया, तो टकरा गया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, घट गया। कुछ लॉजिक नोट में लिखा, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, order of drift velocity is 10 raised to power minus 4 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका ऑर्डर कितना होगा, देख लो ये बहुत ही छोटा है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड है। ये वैल्यू क्या है, अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो के टाइम में अगर ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ तक आएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो इसके स्पीड देख लो कितना, 10 रेज़ टू पावर। तो अगर 1 मीटर का अगर तुमने एक रॉड ले लिया, 1 मीटर का एक कंडक्टर है, तो इस एंड से इस एंड तक चल के आने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा,
10⁻⁴ सेकेंड इतना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक मोशन होने के लिए। तो अगर सोचोगे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऐसा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ जाएगा तब करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। करंट जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया ना, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे। तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना, तो अगर किसी गिवन क्रॉस सेक्शन पे तुम बैठोगे तो ड्रिफ्ट हो रहा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन में जंप कर रहे होंगे एंड दैट विल प्रोड्यूस व्हाट, करंट। सो ऐसा नहीं है कि जब भी करंट के बारे में सोचते हैं तो ये होता है कि करंट जो होगा वो इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम अ गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन टू फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन टू अनदर पोजीशन, क्योंकि उस टाइम के लिए उस वो प्रोसेस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन करंट का जो मोशन होता है, करंट का जो मोशन होता है या करंट का अगर स्पीड की बात करोगे तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। स्विच ऑन करो करंट आ गया। लेकिन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सोचोगे कि स्पीड बहुत स्लो है तो करंट क्या होना चाहिए, स्विच ऑन करा फिर 5 मिनट वेट करा, अच्छा जब तक इलेक्ट्रॉन इस एंड से उस एंड तक नहीं पहुंचेगा तो करंट नहीं आएगा। ऐसे नहीं होता। जैसे ही स्विच ऑन करोगे क्रॉस सेक्शन, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे बैठ करके देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कि नहीं, जंप करेगा और दैट इज डिफाइंड एज व्हाट, उसी को डिफाइन करते हैं करंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे रिलेशन बिटवीन current and drift velocity, relation between current and drift velocity। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। करंट का अगेन जो डेफिनेशन है वो क्या है, dq/dt। इंस्टेंटेनियस करंट अगर तुमको चाहिए क्या होता है, dq/dt। मतलब किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे बैठ के हम अगर पता कर ले कि इस क्रॉस सेक्शन से इधर कितना इलेक्ट्रॉन जंप करा और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो ये पता करने के लिए हमें रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का। मान लो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। यानी ये तुम्हारा हायर पोटेंशियल, ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल, ये सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है उसको रिलेट करना हमें किससे, करंट से। उसको किससे रिलेट करना है, करंट से। अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो तुमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे बैठ गए और इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अगर बैठ रहे हो और एक ऐसे हाथ रख दो, ऐसे रखना नहीं है, करंट लग जाएगा। फील करना है बस कि हम हाथ रख रहे हैं तो गिवन dt टाइम में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे। सोच सकते हो कि जैसे ये हाथ रखोगे, क्योंकि तुम रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करोगे तो इस गिवन पोर्शन में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो इधर की तरफ जंप करना चाहते हैं। लेकिन तुमने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो इस गिवन dt टाइम में यहाँ कौन इकट्ठा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा जो हो गया वो कैलकुलेट कर लो, डिवाइड कर दो टाइम से, तो वही तुमको क्या दे देगा, करंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो करंट इकट्ठा हुआ है ना वो क्या चाहता था, इस क्रॉस सेक्शन को जंप करना। तो दैट नंबर ऑफ चार्ज जंपिंग दिस क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम क्या देता है, करंट देता है। तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ हाथ लगा करके रोकते इसको dt टाइम के लिए तो कितना चार्ज रुकता, अगर वो पता कर ले तो हम क्या पता कर लेंगे, करंट और एनडीवीडी का रिलेशन, मतलब जो वीडी का रिलेशन है वो पता कर लेंगे। आ रही बात समझ में, तो लिखना इसके नीचे, इफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given conductor, if density of electron in a given conductor is small n, density of electron कहने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से। ठीक है ना, अब समझो ये होने के बाद अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि तुमने यहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाया, इस रिस्ट्रिक्शन के चलते इस वॉल्यूम में करंट इकट्ठा, ये चार्ज इकट्ठा हो जाएगा।
अगर तुमने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही हाथ लगाएंगे इस वॉल्यूम में क्या इकट्ठा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर जंप करना चाहते थे, मान लो इसके चलते ये डीएक्स एरिया डीएक्स लेंथ अफेक्ट हो गया। तो डीएक्स लेंथ अगर अफेक्ट हुआ है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा, इससे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डीवी विल बी ए इंटू डीएक्स। आ रही बात समझ में? तो तुम्हें कितना वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं वो पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में? और अभी जस्ट तुमने देखा कि ये अगर चार्ज डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किससे निकलेगा, n इंटू डीवी से। ठीक है, और डीवी जस्ट हमने कैलकुलेट कितना करा, डीवी कैलकुलेट करा है, तो डीवी पुट कर दो ए डी एक्स, ये आ गया कितना इलेक्ट्रॉन तुमने इस हाथ ऐसे रोक करके इकट्ठा करवा लिया। और इसको इकट्ठा करवाने के लिए तुमने कितना टाइम दिया, dt टाइम। इसको इकट्ठा करने के लिए कितना हमने टाइम दिया हुआ है, dt टाइम। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है तो चार्ज जो होगा dq, उसकी वैल्यू कितनी होगी, e इंटू एन ए डी एक्स। समझ में आ रहा है इतना तक? जो चार्ज इकट्ठा होगा इस वॉल्यूम में उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, e चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसी को टाइम से डिवाइड कर दो, इसको हम किससे डिवाइड कर दे, टाइम से डिवाइड कर दे, क्योंकि dq बाई dt क्या होता है, टाइम होता है। तो तुम्हें क्या मिलेगा, e n a dx बाई dt। और अब देखो ये dx बाई dt किससे रिप्लेस हो जाएगा, dd से। तो I विल बी n e a dt। आ रही बात समझ में? यानी करंट के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब करंट किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, देख लो करंट किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ, ये विक्स है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते हो, ये चेंज नहीं कर सकते। तुम्हारे पास क्या क्या चेंज करने का ऑप्शन है वो सोचते हैं, एन चेंज कर सकते हो। अब एन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। एन चेंज करने के लिए आयरन के लिए करंट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कॉपर के लिए करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब क्या होगा, अलग अलग होगा। इस ई के साथ कुछ नहीं कर सकते। अगेन ये एरिया चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ देखो वीडी पे डिपेंड कर रहा है। और मैंने बोला था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो टाउ क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो टाउ क्या होता है, घटता है। अगर टाउ घटता है तो वीडी भी क्या होगा, अगर वीडी घट रहा है तो करंट क्या होगा। तो इसलिए कंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जो कि सेमीकंडक्टर के उल्टा है। सेमीकंडक्टर में क्या होता था, टेम्परेचर अगर बढ़ाते थे तो करंट क्या होता था, करंट बढ़ता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो करंट थ्रू अ गिवन कंडक्टर विल रिड्यूस। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही अप्लाई करके रखो। अगर वो कंडक्टर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो उससे करंट फ्लो होगा ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों घटेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। और अगर इन सारे का इफेक्ट देखोगे तो यहाँ पे, इसलिए हमेशा जब नोट लिखोगे या जो कंसेप्ट होता है मेन कंसेप्ट करंट का, उसमें क्या बताते हैं कि करंट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। वो टेम्परेचर किधर से दिख रहा है, इधर से। समझ में आ गया? तो ये बस फॉर्मूला लिख लो जिसमें जहां मैंने लिखा है। अरे तो रेसिस्टेंस यही तो, इसी को, इसी में से जो टर्म छाट लेते हैं वो रेसिस्टेंस होता है। अभी रेसिस्टेंस आएगा, ओम्स लॉ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही से ओम्स लॉ भी आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है क्या, अरे यार ए लाकर डिवाइड कर दो, हो गया। इसमें लिख लो बस, ये फॉर्मूला लिख लो, ये कहाँ से है भूल जाओ सब। फॉर्मूला याद रखना क्योंकि आजकल इस पे क्वेश्चन आ रहा है। अरे मत करो वो सब, डायग्राम भी ड्रॉ करने लगे, फिर 10 दिन बाद भूल जाओगे कि सर ने हाथ रोक के बताया था क्या क्या कर रहा था। तो फॉर्मूला सीधे लिख लो, आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, जहां एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए के लिख सकते हो, ए क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कुछ बच रहा है, वीडी के बारे में तो जानते ही हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर आई, ये रिलेशन तुम्हें पता चल गया तो ए से अगर डिवाइड कर दोगे, आई है तुम्हारे पास एन ई ए वी डी,
तो जे कितना हो जाएगा, आई बाई एरिया से डिवाइड करेंगे, और एरिया से अगर डिवाइड करोगे तो इट विल बी एन ई वी डी। जे विल बी सिंपली एन ई वी डी। विद करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। हो गया। और वीडी का जो वैल्यू तुम कैलकुलेट करे थे, अगर वो पुट करोगे, मैग्नीट्यूड जस्ट ला करके पुट कर रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड ला करके पुट कर रहे थे करोगे वेयर वीडी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करा था, कितना था वीडी था, अरे एक का वैल्यू बता दिया था ना, एम इंटू टाउ। अगर ये यहाँ पे पुट करोगे तो जे तुम्हें कितना दिखेगा, जे दिखेगा एन इंटू ई, और उसके साथ ई स्क्वायर हो जाएगा ई और टाउ बाई एम, ये होगा। अब इसमें से एक काम कर रहे हैं कि ये जो टर्म है ई, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये तुम्हारा क्या है एक्सटर्नल फैक्टर है, इसको बाहर खींचते हैं। बाकी सारी जो चीजें है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, टाउ बाई एम ये क्या है तुम्हारा मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और ये मटेरियल का प्रॉपर्टी इसको अलग कर रहे हैं ई से, क्योंकि ई क्या है तुम्हारा एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। ई जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर का लेंथ जो है उस पर डिपेंड करेगा, और ये जो प्रॉपर्टी है ये किसका प्रॉपर्टी है मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अभी किसने बोला था सिग्मा, और सिग्मा का ओरिजिनल नाम क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मतलब ये जो पूरा टर्म है ना, दिस होल टर्म इज डिफाइंड एज व्हाट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, एंड J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये रिलेशन भी कभी कभी पूछ देता है कि हाउ J इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा का क्या है यहाँ पे वेयर सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा कितना एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है ये किस पे डिपेंड करेंगे मटेरियल पे, कि मटेरियल कैसा है, एन मटेरियल प्रॉपर्टी है, ई के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, एम के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, टाउ अगेन विल डिपेंड ऑन व्हाट मटेरियल। तो सिग्मा इसको बोलते हैं क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इसीलिए बोला जाता है कि कंडक्टिविटी विल डिक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्यों क्योंकि टाउ क्या होगा डिक्रीज होगा। तो ये सारे चीज कनेक्टेड है, अगर मैकेनिज्म अच्छे से समझ गए तो सारा जो कंसेप्ट है करंट का वो इधर से ही बता सकते हो। तो नीचे लिख लो, इसके नीचे लिखना सिग्मा डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, sigma depends only on temperature and material of the conductor तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ तुम्हें क्या क्या याद करना, एक याद करना I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा J क्या हो जाएगा एन ई वी डी, और वी डी तो याद रखे ही हो, वी डी पहले ही याद रखना है, वी डी क्या होगा डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। कभी कभी जो E है ना इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज डेल्टा वी बाई एल, याद होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ के टर्म में, भूल गए हो। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इधर E, ठीक है, और ये V1 है ये V2 है, इसका लेंथ कितना है L है, तो क्या रिलेशन आता था E इज इक्वल टू dV बाई dx। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, डायरेक्शन तो हमें पता है कि डायरेक्शन अपोजिट में होता है, तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो E विल बी dV बाई dx या फिर डेल्टा V बाई डेल्टा x। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो क्या लिखते थे, सो डेल्टा V कितना है डेल्टा V V1 माइनस V2, डेल्टा x की जगह क्या होगा L।
आ रही बात समझ में? तो कभी कभी ऐसे भी पुट कर सकते हो। तो ये याद रखना है तुम्हें, ये फॉर्मूला, ये चीज भी ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। और फाइनली क्या याद रखोगे? J इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल ए, सॉरी सिग्मा इंटू कैपिटल ए। क्योंकि पिछले साल जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था ना, इस बार शायद तुम लोग से एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें ये सारी चीज पूछ दिया था। हो गया? बता दे इसको। सिग्मा ये वाला जो चीज है ये अलग से रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर वाला तुमको याद है, पुट करके ये निकाल सकते हो अपने मन से ही, अपने से कैलकुलेट कर सकते हो कि ये क्या होगा। एक और रिलेशन पढ़ेंगे इसी में, नोट में लिखना। नोट में अभी जस्ट करंट हमने देखा, करंट क्या है? करंट इज I इक्वल्स टू NEA VD, ठीक है। और इस VD को क्या लिख सकते हो? डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। और साथ ही साथ E को, अब ये जो E है N, इसको सिंप्लीफाई करोगे NE स्क्वायर टाउ, और क्या बचता है M। ये सब एक साथ कर रहे हैं क्योंकि ये किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो I जो होगा सिंपली ये होगा। अब बचा क्या है? एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में A आएगा और E को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। E को किससे रिप्लेस करोगे? इससे रिप्लेस करोगे तो डेल्टा V बाई L लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो I जो होगा इट विल बी N E स्क्वायर टाउ बाई M A बाई L इंटू डेल्टा V होगा, ठीक है। अब देखो एक बार रिकॉल करो, ये जो चीज है इसको क्या था? सिग्मा था। एक बार चेक कर लो, सिग्मा था या रो था? सिग्मा था। सो आई जो होगा इस फॉर्म में अगर लिखोगे, नहीं अभी उसको लिखने का एक दूसरा तरीका बताता है। 1/सिग्मा की 1/रो लिखेंगे ना यार, 1/सिग्मा की। हाँ, सो आई जो होगा इसको ऐसे लिख सकते हो 1/रो इंटू A/L इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं, जहां रो क्या है? वेयर रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा, और इसको बोलते हैं क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगेन अगर सिग्मा डिपेंड कर रहा है इंटरनल प्रॉपर्टी पे और टेम्परेचर पे, तो रो भी किस पे डिपेंड करेगा? अब इस सारे चीज को अगर इधर सिंप्लीफाई करो, डेल्टा V कैन बी रिटन एज रो L/A लिख सकते हैं। डेल्टा V जो होगा इट कैन बी रिटन एज रो L/A इंटू I। डेल्टा V क्या होता है तुम्हारा? रो L/A, ठीक है, रो L/A इंटू I। और ये जो पूरा टर्म है इसको क्या बोलते हैं? R, रेजिस्टेंस I। R इज इक्वल टू रो L/A। हो गया? रो जो भी तुम्हारा होगा, या रो L/A जो है ये क्या है? ये है तुम्हारा रेसिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। और इफ ये रो कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो जो कंडक्टर है उसको, उसका मटेरियल चेंज मत करो तो चेंज नहीं होगा, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, तब रो कांस्टेंट होगा। और अगर रो कांस्टेंट होगा उस केस में आर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर रो कांस्टेंट है तो आर कांस्टेंट होगा। और फॉर अ गिवन कांस्टेंट आर, कभी भी अगर आर को कांस्टेंट कर दो फॉर अ गिवन कंडक्टर, इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इसी को क्या बोलते हैं?
ओम्स लॉ, ओम्स ने यही बताया कि अगर रेसिस्टर ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज कांस्टेंट और उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज करने का मतलब फिजिकल जो चेंज है वो सारे नहीं हो रहे हैं, तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को ओम्स लॉ बोलते हैं। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा इट विल बी ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिखना। if there is if there is no change in if there is no change in there is no change in physical property of conductor, if there is no change in physical property of conductor, ब्रैकेट में लिख देना टेम्परेचर, या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मतलब है, टेम्परेचर, then potential difference across a conductor, then potential difference across a conductor is directly proportional to potential difference across a conductor is directly proportional to current flowing through it, is directly proportional to current flowing through it, that is V is directly proportional to I। अगेन यहाँ जो V है ये क्या है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि सिंबल जो यूज होता है ना, क्या यूज करते हैं, V यूज करते हैं, इसको डेल्टा V भी कर सकते हो, दिखे तुमको ओम्स लॉ जहां पे V दिख रहा है तो दैट V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस नॉट पोटेंशियल, सो V इज इक्वल टू, इसको हटाओगे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज व्हाट, R। जनरली इसको हम ऐसा लिखते हैं, R कांस्टेंट है, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और जस्ट इसके पिछले वाले से कंपेयर करोगे तो R विल बी रो L बाई ए, और या इसमें लिख लो यहाँ तक रेसिस्टेंस। तो कौन सा रेसिस्टेंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, क्योंकि थर्मल रेसिस्टेंस भी पढ़ के आए हो ना, तो वहां पे थर्मल रेसिस्टेंस, इसको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोलते हैं या सिंपली रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके नीचे लिखना दिस इज ट्रू ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। ये किसके लिए पॉसिबल है, ये वाला जो रिलेशन है ये हमेशा किसके लिए पॉसिबल है, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर तो पढ़े हो ना, सेमीकंडक्टर में अगर डायोड का याद होगा तो किस तरीके का रिलेशन आता था, ऐसा, डायोड अगर V वर्सेस I वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करते थे तो ऐसा ग्राफ दिखता था, ठीक है, तो ये किसके लिए है, डायोड के लिए, या सेमीकंडक्टर ये फॉलो कर रहा है ग्राफ V इज इक्वल टू IR, नहीं फॉलो कर रहा, तो इसके लिए जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और मेटालिक कंडक्टर को हम ओमिक कंडक्टर भी बोलते हैं, हर एक मेटालिक कंडक्टर को क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि ओमिक एनी कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ उसको क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर, और मेटालिक कंडक्टर उसके एग्जांपल्स है, ठीक है, तो ग्राफ बना सकते हो और ओमिक कंडक्टर, जो ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा, P वर्सेस I का जो ग्राफ होगा वो किस तरह दिखेगा, और यहाँ जो स्लोप होगा किसके बराबर होगा, कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू mx, तो x की जगह कौन बैठा हुआ है, I, y की जगह b, तो m की जगह कौन बैठा है, और r स्लोप है जो कि कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होगा तभी उसको ओमिक कंडक्टर बोलेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि रेसिस्टेंस है क्या। लिखना, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, रेसिस्टेंस के बारे में लिख रहे हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, property of conductor, this property of conductor which opposes flow of current, which opposes flow of current, which opposes flow of current inside the conductor, which opposes flow of current inside the conductor, full stop। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है ओम। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, जिसका सिंबल क्या होता है ओमेगा। ओम अगेन साइंटिस्ट के नाम पे है और जो इसका सिंबल है वो ओमेगा विच इज अ ग्रीक लेटर। नेक्स्ट लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला नंबर 1 है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पे डिपेंड करता है। और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है जस्ट अभी लिखा होता है, आर क्या होता है रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर देखोगे सो उसके नीचे लिखना दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ बढ़ाओगे मतलब अगर एक का चेंज देखना है तो बाकी सारी चीजों को क्या रखेंगे कांस्टेंट, मतलब एरिया कांस्टेंट, रो कांस्टेंट एल के कंपैरिजन में, तो आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नंबर 2 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, number 2 is cross section area of the conductor, cross section area of the conductor। यहीं से देख सकते हो रिलेशन क्या आएगा नंबर 2 में, दैट इज R is inversely proportional to A। नंबर 3 टेम्परेचर इन मटेरियल, नंबर 3 में लिखेंगे मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और अगर मटेरियल चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, रो चेंज होगा। रो किस पे डिपेंड करता है, एन पे टाउ पे, ठीक है। रो का फॉर्मूला जो लिखे थे वो क्या लिखे थे, एन पे और टाउ पे डिपेंड करेगा। तो जब मटेरियल चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल। ये जो एल और ए है इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो कंडक्टर है उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, ना कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्या है, रो है। आर क्या है तुम्हारा, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, जिसमें ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी भी आ सकती है और मटेरियल प्रॉपर्टी भी आ सकती है। ज्योमेट्री के चलते लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, और मटेरियल की बात करोगे रो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और जब भी ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं हम इस टेम्परेचर को क्या रखते हैं, मतलब इस रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे। मतलब ओम्स लॉ अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो ना तो लेंथ चेंज करेंगे, ना तो एरिया चेंज करेंगे, ना ही मटेरियल चेंज करेंगे, और साथ ही साथ टेम्परेचर का जो चेंज है उसको क्या करेंगे,
नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो गया नहीं। ज्यादा देर तक अगर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, मान लो अगर ओम्स लॉ से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ज्यादा अगर देर तक कर लिए ना, तो देखते हो ग्राफ जब प्लॉट करते हैं ना, तो पॉइंट ऐसे ऐसे दिखता है इस तरीके का। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको मिलाने के लिए ऐसे बड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम नहीं पता होता कि टेम्परेचर के चलते ये वेरिएशन आता है। हाँ, तो वो उस टाइम तुम वो नहीं बताएंगे, जो ज्यादा देर तक एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो गर्म हो जाएगा। गर्म होगा, मान लो अभी रूम टेम्परेचर है 35, ज्यादा देर तक किसी ने खेलने लगा, खेल के टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, 50 कर दिया, तो रेसिस्टेंस क्या होगी। तो शुरू में जो डेटा लिया, बाद में जो डेटा लिया, उसमें रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट का जो रीडिंग आता है ना, वो अलग अलग आता है। ग्राफ में जब प्लॉट करोगे तो जो डॉटेड होंगे वो कभी स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे। तो बचपन में क्या करते थे, उसको बड़ा बड़ा करके एक लाइन खींच देते थे। मास्टर खुश। हाँ, तो क्योंकि मास्टर को पता है ना कि इस टाइम में दिमाग 10th में एक्सपेरिमेंट करना होता है ना सर, 10th या 9th में, तो 11th 12th में ये सब एक्सपेरिमेंट पागल हो क्या। अरे यार, हो ही नहीं सकता। 10th में एक्सपेरिमेंट होता है ये रेसिस्टेंस वाला। फोकल लेंथ का कब करे हो, फोकल लेंथ वाला? फोकल लेंथ भी 12th में कर लिया, 10th में करना होता है ये फोकल लेंथ का। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ तुम लोग 12th में कैलकुलेट करे हो। बड़ी चीटिंग कर रहे हैं यार इधर के लोग। सीबीएसई वाले 10th में करा देते हैं, हमारे बिहार बोर्ड में कुछ नहीं होता, एक्सपेरिमेंट ही नहीं होता है। तो बिहार बोर्ड का मत बोलो, जो 10th में कराया होता है उसी से काम चल जाता है हमारा। हमने 10th में ही करा था ये सारी चीजें, सीबीएसई से अप टू 10th। फिर उसके बाद स्कूलिंग नहीं करना था ना, तो फिर स्कूल सीबीएसई में पैसा भी लेगा और पढ़ेंगे भी नहीं। इससे बढ़िया कहाँ नाम निकालेंगे, सरकारी स्कूल में नाम लिखा के भाग जाओ, इधर उधर घूमते रहो। नेक्स्ट क्या लिख रहे थे, टेम्परेचर लिख लेना। और टेम्परेचर के साथ क्या होगा, हाँ तो लिख लो, रिलेशन हम प्रॉपर इसका बताएंगे, लिखना, लिख सकते हो। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। इक्वेशन क्या है एग्जैक्टली वो भी 5 मिनट में तुमको पता चलेगा। हाँ, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नोट लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ resistance reciprocal of resistance is known as कंडक्टेंस। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल जी से। तो कंडक्टेंस के सामने ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, जी, दैट इज जी इक्वल्स टू 1/r। हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ के आए थे लेंथ एक्सपेंशन में, या एरियल एक्सपेंशन में, या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन में, वही सेम का सेम डेफिनेशन होगा, लिखना है इसमें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस लिखना। फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस, fractional change in resistance is directly proportional to, fractional change in resistance is directly proportional to change in temperature, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यही सेम चीज कहाँ पढ़े थे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, पढ़े थे ना। सो यहाँ पे जो डेल्टा R/R होगा वो किसके बराबर होगा,
आर इनिशियल बोल सकते हो या इसको आर नॉट बोल सकते हो, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। और अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट जिसका सिंबल कुछ वही होता है, अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी अल्फा की इधर, तो कंफ्यूज मत होना, इट इज अल्फा डेल्टा टी। अब तुमको पता है ये वाला चीज किधर लाओगे, इधर, सो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी के बराबर। और इन सबको सिंप्लीफाई करोगे, सबको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो ये तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा को यहाँ क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी, एक्सपेंशन क्यों आएगा, हो गया। जल्दी लिखो, ये लिखिए ना, तो यहाँ वेयर क्या बोलेगा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, और इसके लिए नोट में एक छोटा सा चीज लिख सकते हो, अल्फा जो होता है पॉजिटिव फॉर मेटल्स, मेटल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा ना तभी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अल्फा जो नेगेटिव होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, और सेमीकंडक्टर अल्फा विल बी नेगेटिव। और अल्फा जीरो भी होता है, इसके लिए कुछ अलॉय जो होते हैं, अलॉय के लिए अल्फा क्या होगा, जीरो है। कुछ ऐसा हम अलॉय बना सकते हैं, अलॉय मतलब दो मेटल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसके लिए अल्फा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अल्फा जीरो कहने का मतलब टेम्परेचर कुछ भी बढ़ा लो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, रेसिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर सम अलॉयज। देखो ये जो भी फॉर्मूला है ना, ये काम चलाऊ फॉर्मूला है, ये जो भी फॉर्मूला यहाँ पे आया है ये क्या आया हुआ, काम चलाऊ फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि जब यहाँ से ग्राफ प्लॉट करोगे ना कैसा दिखेगा, इस तरीके का, जो भी ग्राफ दिखेगा वो क्या दिखेगा तुमको, इस तरीके का, आर वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। रेजिस्टेंस जीरो हो रहा है कहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू में अगर जाओगे तो उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। टेम्परेचर घटाते हैं जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस जीरो हो गया, रेजिस्टेंस जीरो होना ही क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। उसके लिए देख सकते हो मोस्ट ऑफ दी जो भी मेटालिक कंडक्टर है ना उसके लिए टेम्परेचर क्या होता है, नेगेटिव में होता है, इसलिए सुपर कंडक्टिविटी पे अभी बहुत सारा काम चल रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगी दुनिया, एक बार और नाच लेगी डीजे बजा के, जैसे इंटरनेट जब आया था तो नाची थी, फिर से नाच लेगी, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे अगर अचीव हो गई तो फिर बहुत बड़ी बात है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्चुअल जो ग्राफ है ना वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है। अगेन ये जो इक्वेशन है ये छोटा सा अगर स्मॉल चेंज हो रहा है ना उसके लिए वैलिड है, लेकिन जो लार्ज चेंज होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dr बाई आर बराबर किससे होगा, अल्फा dt के, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन जब करोगे तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन आएगा वो कैसा इक्वेशन आएगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो भी इक्वेशन आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दिख रहा है तुमको लॉग वाली वैल्यू दिखेगी, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो तुम्हें क्या दिखेगा, बराबर अल्फा, अगर t1 से t2 कर रहे हो इस तरीके से, अगेन डेल्टा टी के बराबर होगा। लेकिन अगर तुमको क्या लिखना है, आर लिखना है, तो इट विल बी e टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, ये चीज तुमको दिखेगी। और आर बाई सॉरी आर नॉट, क्योंकि पुट करोगे ना T1 पे आर नॉट और T2 पे आर,
सो ये वैल्यू इधर जाकर के मल्टीप्लाई, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है किसका, ये हमेशा वैलिड है। ये जो इक्वेशन है क्या है, हमेशा वैलिड है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ना ग्राफ जो होता है इससे रिलेटेड पूछ देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर आर वर्सेस टी। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, अजम्पशन के चलते, क्योंकि डेल्टा टी अगर बहुत छोटा होगा, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज चेंजेज हो रहे हैं तो जो भी ग्राफ दिखेगा वो कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके ग्राफ, मतलब जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, रेसिस्टेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो कभी अगर क्वेश्चन कर रहे हो मॉड्यूल का तो फिर पागल मत हो जाना कि सर ये बताए थे, आंसर में क्या है वो है, क्योंकि ये किसके रिलेटिव में है, इस वाले चीज के रिलेटिव में। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है। आज तो सवाल नहीं करे ना, खाली थ्योरी थ्योरी करें। नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।